नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का प्रधानमंत्री ने दिया जवाब। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित जीपीएस टोल संग्रह प्रणाली लागू करने के लिए तैयार। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में उत्तराखंड के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की यहाँ की छापेमारी। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी 2025 तक 20 लाख से अधिक भारतीयों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौशल में सक्षम बनाने का देगी प्रशिक्षण। महिला एफआईएच हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट में भुवनेश्वर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आज शाम 7:30 पर होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का राज्यसभा में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार ने साहसिक और बड़े नीतिगत फैसले लिए हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कांग्रेस पर हमला करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये उत्तर तथा दक्षिण की बहस को बढ़ावा देकर देश को विभाजित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच पुरानी हो गई है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अपने नेताओं और नीतियों की गारंटी नहीं है, लेकिन वह मोदी सरकार की गारंटी पर सवाल उठा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर कांग्रेस आगामी आम चुनाव में 40 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वह प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेस 40 सीटें हासिल करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लिए लोकतंत्र का गला घोट दिया और अतीत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को बर्खास्त कर दिया, लेकिन अब वे लोकतंत्र और संघवाद के बारे में उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। यूपीए शासन के दौरान देश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था नाजुक श्रेणी में थी और नीतिगत कमजोरी उस सरकार का चरित्र था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस औपनिवेशिक मानसिकता से प्रभावित थी और मोदी सरकार औपनिवेशिक शासन के चिन्हों और प्रतीकों को खत्म कर दिया है। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 7 दशक तक जम्मू कश्मीर के SC ST और OBC को उनके अधिकारों से वंचित रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष क्षेत्रों में कैजुअल मजदूरों के लिए भुगतान की शर्तों में छूट के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। यह प्रस्ताव BRO या जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व फोर्स की परियोजनाओं में काम करने वाले कैजुअल मजदूरों को एक मुश्त अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए दुर्घटना के समय 189 कार्य दिवस पूरे होने की शर्त में छूट से संबंधित है। अब तक के निर्देशों के अनुसार कम से कम 189 दिन काम कर चुके कैजुअल मजदूरों को एक मुश्त अनुग्रह राशि का लाभ मिलता था। दुर्घटना में मृत्यु पर ऐसे अनेक मजदूरों के परिवारों को अनुग्रह राशि का लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि उस समय उन्होंने 179 दिन तक कार्य नहीं किया था। सरकार ने मानवीय आधार पर यह छूट दी है। BRO की परियोजनाएं दूर दराज और बर्फीले या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चलाई जा रही है, जहां समुचित सार्वजनिक और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि शिक्षा सर्वाधिक प्रभावशाली और क्रांतिकारी प्रणाली है जो समाज में परिवर्तन लाएगी और असमानता दूर करेगी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज के शताब्दी समारोह की अध्यक्षता की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा से क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, जिनसे भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रभावी शासन से लड़कियां भारत की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदार बन गई हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 26 जनवरी को भारत की महिला शक्ति का प्रदर्शन विश्व के लिए क्रांतिकारी मॉडल बन गया। श्री धनखड़ ने कहा कि शिक्षा संस्थानों के परिसर विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए आदर्श स्थल हैं। देश की परिस्थिति ऐसी है कि जहां विद्यार्थी अपनी ऊर्जा और संभावना को बढ़ा सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थी आकांक्षी हो सकते हैं, क्योंकि भारत पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था और निवेश तथा अवसरों के लिए पसंदीदा जगह बन चुका है। शताब्दी समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने शताब्दी लोगों और इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज की कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित जीपीएस टोल संग्रह प्रणाली लागू करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले यह प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली के तहत वाहन नंबर प्लेट की पहचान के साथ ही टोल सीधे बैंक खातों से कट जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि नई टोल संग्रह प्रणाली से मौजूदा टोल प्लाजा हटाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा सुगम बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब तक 8 करोड़ 13 लाख फास्ट टैग जारी किए गए हैं और औसत
दैनिक टोल संग्रह 170 से 180 करोड़ रुपए के बीच है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने विगत 9 वर्षों में बुनियादी ढांचे में विकास के लिए 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए श्री शेखावत ने कहा कि देश में 500 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2014 में सरकार के गठन के 1000 दिनों में देश में 18,400 से अधिक गांवों और पंचायतों का विद्युतीकरण किया गया। श्री शेखावत ने जोर देकर कहा कि भारत विश्व में तीसरा बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना के अनुरूप विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शिक्षा की पहुंच और अवसरों के माध्यम से समाज के दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस छात्रवृत्ति से आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के छात्रों को लाभ मिलेगा। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्र निर्माण सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास है। श्री प्रधान ने जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लगभग 14,000 विद्यार्थी बिना किसी कोचिंग केंद्र में शामिल हुए IIT और NIT सहित प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने में सफल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 70 छात्रों को 5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम में मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने कल नई दिल्ली में 3 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया। चर्चा देश में एक साथ चुनाव कराने पर केंद्रित रही। समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी, निलोत्पल बसु और मुरलीधरन ने भी समिति से बातचीत की और इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सुदीप बंदोपाध्याय और कल्याण बंदोपाध्याय ने और समाजवादी पार्टी की तरफ से के श्रीवास्तव और हरीश चंद्र सिंह यादव ने समिति से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने बताया कि देश में 99% से अधिक गन्ना किसानों को उनकी बकाया राशि समय पर मिल रही है। गन्ना किसानों की कुल बकाया राशि 1,15,000 करोड़ रुपए में से लगभग 1,14,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ईडी ने धन शोधन मामले में उत्तराखंड के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के यहाँ छापेमारी की है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 10 से अधिक स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं। चंडीगढ़ में भी कई स्थानों पर जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय राज्य के कार्बेट बाग अभ्यारण्य में अवैध गतिविधियों के आरोपों की जांच कर रहा है। पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार प्राप्त केंद्रीय समिति ने उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन मंडलीय वन अधिकारी विशन चंद को विभिन्न अवैध गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इनमें कार्बेट बाग अभ्यारण्य में टाइगर सफारी के संबंध में निर्माण से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वकील गौरव कुमार बंसल की याचिका पर प्रस्तुत रिपोर्ट में समिति ने कहा कि हरक सिंह रावत और किशन चंद टाइगर सफारी और अन्य अवैध परियोजनाओं की निर्माण गतिविधियों के दोषी हैं। उसने उत्तराखंड सतर्कता विभाग को अनियमितताओं में शामिल वन अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई जारी रखने की अनुमति भी दी। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी 2025 तक 20 लाख से अधिक भारतीयों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौशल में सक्षम बनाने की प्रशिक्षण देगी। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भारत और अमेरिका के बीच किए जा रहे सहयोग को लेकर चर्चा की। भारतीय मूल के माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI देश में सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में मदद दे सकती है। उन्होंने भारत को अधिकतम वृद्धि वाले बाजारों में से एक बताया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विचार व्यक्त करते हुए नडेला ने कहा कि यह नई सशक्त प्रौद्योगिकी है जिसे विश्व के प्रत्येक भाग में तेजी से प्रचारित किए जाने की संभावना है। भारत ने श्रीलंका पर्यटन के लिए प्रमुख स्रोत बाजार के रूप में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। अब तक 34,399 भारतीयों ने श्रीलंका की यात्रा की और पिछले वर्ष की तुलना में यह संख्या बढ़ रही है। श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में भारतीय पर्यटकों की संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 103% बढ़कर 2,08,000 से अधिक हो गई। महिला FIH हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट में भुवनेश्वर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आज शाम 7:30 पर होगा। भारत रविवार को नीदरलैंड के साथ अपने अंतिम मुकाबले में 1-3 से हार गया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने कल के मुकाबले में अमेरिका को 3-0 से पराजित किया था। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।